गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आपका गति, मोशन। और इसमें हम आपको ये टॉपिक इधर साइड में ये टॉपिक्स हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे। गति, निर्देश बिंदु, सरल रेखीय गति, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। देखिए बच्चों की खिलौने से खेलते हैं। खिलौने वाली गाड़ी है, एक छोटी सी कार है और इस जगह पे रखी हुई है। और जब हम इसमें चाबी भरते हैं तो ये चलती है और चल के यहां आ जाती है। तो जहां से चलना शुरू करती है, यहां से चलना शुरू करती है और यहां तक आ जाती है, तो ये अपनी स्थिति बदलती है। वस्तु क्या बदल रही है? स्थिति। और जिस बिंदु के सापेक्ष, ये बिंदु है ये वाला, जिस बिंदु के सापेक्ष वस्तु अपनी स्थिति बदलेगी वह कहलाएगा मूल बिंदु। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। तो वस्तु मूल बिंदु मान लेते हैं, ये O है और O से कहां चली गई है? इस बिंदु तक, P तक चली गई है। तो जिस बिंदु के सापेक्ष या जिस स्थिति के सापेक्ष जहां पर वो रखी हुई है, अपनी स्थिति परिवर्तित करती है, वह कहलाता है, वह निर्देश बिंदु कहलाता है मूल बिंदु। तो देखिए बच्चों की, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वस्तु अगर अपनी जगह रखी है तो अपनी जगह रखी रहेगी। अगर उसको चलना शुरू कर दें या उसको कुछ बल दें, फोर्स दें, धक्का लगाएं, तो वह चलना स्टार्ट हो जाती है। और वह क्या करती है? अपनी स्थिति को चेंज करती है। अपनी स्थिति को चेंज करती है तो एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और इस निर्देश बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो हम लिख सकते हैं मूल बिंदु की परिभाषा। वस्तु अपनी स्थिति जिस निर्देश बिंदु के सापेक्ष, जिस निर्देश बिंदु के सापेक्ष बदलती है या परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। देखिए अगर हम देखें तो 3 एक्सिस पाए जाते हैं। इसको हम मान लेते हैं जनरली एक्स, ये वाई और ये जेड। तो अगर हम इसी पे, अगर कोई वस्तु गति करती है, सीधे सीधे गति करती रहती है, तो ये एक विमा है। इस गति को कहेंगे हम एक विमीय। क्या कहेंगे? एक विमीय। एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक ही अक्ष के सापेक्ष अगर कोई गति करता है तो वो होती है एक विमीय। जैसे चींटी का चलना, चींटी जैसे चले। अगर मान लीजिए कोई बस या हम चलते हैं, तो देखिए कोई बस चले या हम चलते हैं, तो यहां पर ये एक्स भी आता है, ये वाला अक्ष भी आता है और ये भी आता है। अब दो अक्षों के बीच में गति कर रही है अगर वस्तु, एक्स और वाई, 2 अक्षों के बीच में गति करती है, तो ये 2 अक्ष है और 2 अक्षों के बीच में जो गति होती है उसे कहते हैं द्विविमीय गति। क्या कहेंगे? द्विविमीय गति। जैसे कि बस का चलना, हमारा चलना। अब अगर ये यहां पर कोई मच्छर है या कोई चिड़िया है, उड़ने लग जाए, तो उसमें एक्स अक्ष भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा। तो यानी कि मच्छर की, पक्षी की, मक्खी की ये गति होती है। 3 अक्षों में जो गति होती है वो होती है 3 अक्ष। ये पूरे के पूरे 3 अक्ष आ जाए तो वो होती है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। तो जनरली जो गति देखी जाती है वो देखी जाती है द्विविमीय गति, यानी 2 अक्षों के बीच में। एक विमीय गति जैसे कि सांप का रेंगना, सांप एक ही लाइन पे, एक ही अक्ष पे रेंगता रहे। चींटी का चलना,
ये सब क्या है, एक विमीय गति। और बाकी हमारा चलना, पशुओं का चलना, बस का चलना, कार का चलना, ये क्या है, द्विविमीय गति। एरोप्लेन का उड़ना, ये है त्रिविमीय गति। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गति 3 अक्षों पे हो सकती है। एक अक्ष पर ही जब गति होती है तो एक विमीय, 2 अक्षों के बीच में जब गति होती है द्विविमीय, और तीनों अक्षों के बीच में जब गति होती है तो वह त्रिविमीय गति होती है। और यहां पर हमें निर्देशांक लेने पड़ते हैं। जैसे यहीं से अगर कोई शुरू करता है तो इसको हमने O माना, O से X की तरफ जा रहा है तो X अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक होंगे। अगर X और Y दोनों के सापेक्ष जा रहा है तो 2 अक्षों में निर्देशांक होंगे, और अगर Z में भी जा रहा है तो 3 अक्षों में निर्देशांक होंगे। तो यहां पर निर्देशांक की आवश्यकता होती है, वस्तु को स्थिति बदलने के लिए निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, और इस निर्देश बिंदु को ही क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो वस्तु अपनी स्थिति जिस निर्देश बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित करती है उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। जैसे फॉर एग्जांपल ये कि O बिंदु से कोई वस्तु कहां चली गई है, P बिंदु तक, तो यहां O बिंदु के सापेक्ष, ये O बिंदु है, इसके सापेक्ष हमने क्या देखी, वस्तु का स्थिति परिवर्तन देखा। और वस्तु कितनी स्थिति परिवर्तन कर रही है, मान लो वह S दूरी, ये S दूरी तक अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही है, S लंबाई तक अपनी स्थिति परिवर्तन कर रही है, तो यह क्या हो गया, मूल बिंदु। या हम इसका दूसरी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऑब्लिक करके लिख देते हैं कि वस्तु की स्थिति को बताने के लिए, वस्तु की स्थिति को बताने के लिए निर्देश बिंदु की आवश्यकता, निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। इस निर्देश बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो 2 परिभाषा लिखा दिया मैंने आपको, जो आपको सही लगे वो याद कर सकते हैं मूल बिंदु की परिभाषा। तो ये हमने देखा मूल बिंदु। अब हम सरल रेखीय गति टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। गति हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन, और इसमें हमने देखा अभी मूल बिंदु क्या था। अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति बच्चों क्या है? सरल रेखीय गति बताने से पहले हम कुछ बातें बताना चाहते हैं कि जो ये हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, भौतिकी पढ़ रहे हैं, तो भौतिकी में या भौतिक विज्ञान में 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं दिशा के अकॉर्डिंग। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं। नंबर 1 अदिश राशि, और नंबर 2 सदिश राशि।
देखिए बच्चों, जनरली अगर हम देखें तो हम किसी वस्तु की लंबाई नापते हैं, ठीक है, या उसका वजन यानी कि उसका द्रव्यमान नापते हैं, या फिर समय नापते हैं। तो हम जनरली देखें तो मास नापा जाता है, लेंथ नापी जाती है और समय नापा जाता है। मास को m से, लेंथ को l से और t से लिख देते हैं समय को। तो आप क्या देखते हैं बच्चों कि जो लंबाई है, लंबाई किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, किसी भी पदार्थ की जो लंबाई है उसको किस में नापा जाता है? मीटर में। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसमें नापा जाता है। अगर द्रव्यमान देखें, द्रव्यमान यानी कि मास, इसको नापा जाता है बच्चों मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, इसमें नापा जाता है। ऐसे ही अगर समय को देखें बच्चों, तो समय को देखें तो समय को नापा जाता है सेकेंड, मिनट और आवर, इनमें समय को नापा जाता है। अब हमने देखा कि मान लीजिए कोई लंबाई है और हमने एक स्केल लिया, एक कोई रिबन लिया और ये लिया और इसकी लंबाई हमने बता दी 2 सेंटीमीटर है। कितनी बताई? 2 सेंटीमीटर। अब इस लंबाई को हम ऐसे लिखें या ऐसे खड़ा करके लिखें तो लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यहां पर ये जो 2 सेंटीमीटर जो मान है, ये लंबाई के लिए जो 2 सेंटीमीटर जो मान है, इसे कहते हैं हम परिमाण। परिणाम नहीं, परिणाम अलग चीज होती है। ये किसी वस्तु का मान है जो, वो होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण। जैसे कि इस वस्तु की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया इसका परिमाण। अगर हम इस लंबाई को अगर हम कह दें कि ये लंबाई है, देखिए अगर हम दिशा देखें तो दिशा अगर हम अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें, उसके जो आपके नक्शा बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये होती है कौन सी बच्चों? नॉर्थ। ये कौन सी होती है? साउथ। ये होती है ईस्ट और ये होती है वेस्ट। ये दिशाएं आप देख सकते हैं। ऐसे ही फिर अगर यहां पर हम दिशा ले लें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और ऐसे ही हम देख सकते हैं क्या? साउथ वेस्ट। तो हमने 8 दिशाएं देखी। एक दिशा हो सकती है बोर्ड के अंदर की तरफ और एक दिशा हो सकती है बोर्ड के बाहर की तरफ। तो इस तरीके से हमने देखी तो कितनी दिशाएं आ गई? 10 दिशाएं आ गई। अब हम जो ये लंबाई है, जो हमने कोई भी रिबन, खंबा या कोई भी चीज हमने रखी, तो अगर हम इसको इस तरीके से रख दें, कहां? यहां इसका मूल बिंदु मान लेते हैं, इस जगह पर हमने ऊपर की तरफ रख दिया, तो हम बताएंगे किधर है इसकी लंबाई? उत्तर में, नॉर्थ में। किधर है? उत्तर में। और जब हम इस लंबाई के साथ अगर हम दिशा भी बता दें, ठीक है, जब सिर्फ खाली मान बताएं, परिमाण बताएं, तब तो सिर्फ परिमाण ही आएगा। और जब उसके साथ दिशा भी बता दी जाए कि ये किधर रखी हुई है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दिशा में, तो जो भी दिशा आएगी तो उसके साथ हम दिशा भी बता देते हैं कि इस दिशा में ये वस्तु रखी गई है। तो देखिए, अगर अभी आपको मैंने बताया दिशा, तो दिशा अभी बताई 10, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और यहां पर देखिए साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये दिशा का मैंने आपको क्यों जिक्र किया, देखते हैं बच्चों कि किस लिए हमने आपको ये दिशा बताई। तो अभी बताया कि एक खाली मान होता है, और जो खाली मान होता है वो होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण। और जब उसमें दिशा भी दे दे तो साथ में दिशा भी दे सकते हैं। तो अदिश राशि क्या है? इन्हें ज्ञात करने के लिए सिर्फ दिशा, वो सिर्फ परिमाण आवश्यक है। यानी कि जिनमें सिर्फ परिमाण पता चले तो वो होती हैं अदिश राशियां। सिर्फ परिमाण यानी मान पता चले तो वो क्या होती हैं? अदिश राशियां। और जिनमें परिमाण के साथ इस प्रकार की राशियों में परिमाण के साथ
दिशा का भी ज्ञान होता है। अगर दिशा भी बताई जाए तो वो होगी सदिश। दिश, आ मतलब बिना और दिश मतलब दिशा। बिना दिशा के यानी कि सिर्फ परिमाण की जो राशियां होती हैं वो होती हैं अदिश राशियां, भौतिक राशियां। और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है वो होती हैं सदिश राशियां। तो अभी ये हमारे सदिश और अदिश थोड़ा सा बीच बीच में आएंगे, इसलिए आपको ये जानकारी दी है कि भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं, जैसे अदिश राशि और सदिश राशि। जहां पर सिर्फ परिमाण बता दे तो वो होंगी अदिश, और जहां पर परिमाण के साथ दिशा भी बताए तो वो होंगी सदिश। बच्चों अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हमने देखी भौतिक राशियां सदिश और अदिश। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दूरी। दूरी के बारे में बताएंगे। एक वस्तु ए बिंदु से चलना शुरू करती है, बी बिंदु पर पहुंचती है, बी से पहुंचती है सी पर और सी से डी पर। ए से बी, बी से सी, सी से डी पर पहुंचती है। तो ये क्या है जो ये चल रही है, यहां से यहां तक चली, वो क्या है? एक लंबाई है।
वस्तु के द्वारा चली गई लंबाई ए से बी तक, फिर बी से सी तक नेक्स्ट लंबाई तय की गई और सी से डी तक नेक्स्ट लंबाई तय की गई, तो कुल लंबाई जो तय की गई है वह कहलाती है दूरी। तो हम लिख सकते हैं वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है। वस्तु द्वारा कुल जो लंबाई तय की जाती है वह क्या कहलाती है? दूरी। तो दूरी हम यहां क्या बता सकते हैं कि कितनी चली है वस्तु ने? ए से बी यानी कि ए बी, फिर बी से सी और फिर सी से डी। ये कुल लंबाई, ये वाली जो कुल लंबाई आ रही है ये है क्या? दूरी। अब हम देखें कि लंबाई को किस में नापा जाता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में। तो दूरी को भी इसी में नापा जाएगा और जिसमें मापा जाता है वह क्या कहलाता है? मात्रक। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं दूरी का मात्रक। हम यहां पर ऐसा यूनिट लिख रहे हैं तो लिख देंगे दूरी का मात्रक मीटर है। अब देखिए ए से बी गई, बी से सी, सी से डी, कोई दिशा नहीं ज्ञात हो रही हमें, कहां कैसे किस दिशा में जा रही है। हमने बिना दिशा के इसको बता दिया, खाली परिमाण बता रहे हैं, लंबाई बता रहे हैं, कुल लंबाई बता रहे हैं, दिशा कहीं पता नहीं चल रही। और जिस राशि में दिशा का पता नहीं चलता वह कहलाती है अदिश राशि। तो हम लिख देंगे दूरी अदिश राशि है। कैसी है बच्चों? अदिश। अब आप क्या देख रहे हैं? ए से बी गई, बी से सी, सी से डी। क्या दूरी का मान बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। ना तो ये जीरो होती है ना ऋणात्मक होती है, हमेशा कैसी होती है? बढ़ती हुई होती है, यानी कि धनात्मक होती है दूरी। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है। दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती। मतलब बढ़ता हुआ ही आएगा इसका मान, ऐसा नहीं है जीरो। हम जब चले ही नहीं तो हम जीरो बता सकते हैं, लेकिन दूरी हमेशा क्या होगी? बढ़ती हुई ही आएगी, यानी कि धनात्मक ही आएगी। तो दूरी कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि दूरी का मान कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं आता। तो हम यहां पर देख सकते हैं, मान लीजिए ए बी चली है ये 2 मीटर, बी सी चली है ये 2 मीटर और सी डी चली है ये 3 मीटर। तो हम दूरी बता सकते हैं। तो दूरी बराबर हो गई है, ए बी की वैल्यू है 2 मीटर प्लस बी सी की वैल्यू है 2 मीटर प्लस सी डी की है 3 मीटर। तो 2 मीटर 2 मीटर 3 मीटर टोटल कितने हुए बच्चों? 9 मीटर। तो दूरी का मान कितना आ जाता है? 9 मीटर। नोट कर लीजिए इसे।
तो ये हमने देखा दूरी को। दूरी एक अदिश राशि है और मात्रक क्या है दूरी का? मीटर। और तय की गई कुल लंबाई है, अधिकतम लंबाई, कुल लंबाई, वह क्या होती है? दूरी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों विस्थापन। देखिए अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया उसी के हिसाब से बताते हैं कि एक वस्तु ए से बी गई, बी से सी और सी से वापस आती है डी। और ये है मान लो 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। जहां से वस्तु ने चालू किया, स्टार्ट वो था ए बिंदु, बी बिंदु पर गई, उसके बाद सी और अंतिम बिंदु होता है डी। डी पे जाके ये रुक जाती है। आप क्या देखते हैं बच्चों, वस्तु ने कहां से चलना स्टार्ट किया? वस्तु यहां से चलना स्टार्ट कर रही है और कहां रुक जाती है? डी पर रुक जाती है। जहां से कोई वस्तु चलना स्टार्ट करती है उसे बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। और जहां पर उसने चलना बंद कर दिया वह होता है अंतिम बिंदु। अब देखिए यह है प्रारंभिक और डी है क्या? अंतिम। यहां पर दूरी के लिए अगर देखें तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल लंबाई। दूरी क्या है? प्रारंभिक बिंदु से यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल लंबाई, वो क्या होती है? दूरी। हम यहां पर कर रहे हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। देखिए जाने को तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये तो अधिकतम दूरी है। हम यहां पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी देख रहे हैं कि न्यूनतम दूरी कितनी रही। शॉर्टकट, आपको कहीं जाना है, रास्ता एक तो ये है कि आप यहां से ऐसे ऐसे जाएं और दूसरा ऐसे चले जाएं, और दोनों ही रास्ते बढ़िया हैं, तो आपको कौन सा रास्ता पसंद आएगा ज्यादा जाने के लिए? शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट तो ये हो गया, तो फिर आप यहीं से जाएंगे। और ये क्या है? न्यूनतम दूरी है ए से, यानी कि जहां से आप शुरू करेंगे चलना और डी तक पहुंचने में। ये क्या है आपकी? क्या है बच्चों? ये आपकी न्यूनतम दूरी। तो हम बता सकते हैं विस्थापन क्या है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी है। तो हम विस्थापन बता सकते हैं वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थिति भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु या ब्रैकेट में लिख दे स्थिति से अंतिम बिंदु तक तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। ये भी एक दूरी ही है, पर ये क्या है? प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी है। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहां देखें, यहां से वस्तु यहां पहुंच गई है, अगर हम यहां इस बिंदु से देखें कि वस्तु की क्या स्थिति रही है, ऐसे गया ऐसे गया, वस्तु की स्थिति क्या रही है? तो ये दिशा रही है वस्तु के लिए। अब अगर हम देखें तो ये दिशा कौन सी आ जाती है? ये है
उत्तर और ये है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के बीच, ये उत्तर पश्चिम के बीच है, तो इसमें दिशा का भी ज्ञान हो रहा है। तो हम बता सकते हैं कि विस्थापन सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है। और विस्थापन का मात्रक भी वही होगा, ऐसा ही मात्रक जो दूरी का है। तो हम बता सकते हैं विस्थापन का मात्रक मीटर है। अब देखिए विस्थापन में अभी आपको मैं बता दूंगी कि कैसे किस तरीके से होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं विस्थापन का मान या विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा बच्चों। एग्जांपल्स बताऊंगी मैं। तो ये है विस्थापन। तो अब अगर हम देखें यहां पर विस्थापन क्या आएगा, विस्थापन आ रहा है बच्चों डी से ए तक की दूरी, तो एडी लिख दो चाहे डी से ए तक की दूरी। या हम लिख सकते हैं डी ए। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। हमने देखा विस्थापन की परिभाषा, मात्रक और उसका मान। अब हमने ये जो एग्जाम्पल दिया है इससे विस्थापन निकालेंगे कि कैसे आएगा। देखिए बच्चों, ए से बी और बी से सी, अगर हम कुल ए सी लिख दें, ए और सी, ये है कितनी टोटल 2 + 2 यानी कि 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। सी से फिर डी तक, यहां बी बीच में था ना, सी से डी तक है और ये है 3 मीटर और हमें ये लंबाई निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए कि एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में अगर हम देखें तो ये आधार, ये लंब और ये हो गया कर्ण। चाहे इसको लंब मान सकते हैं आप, किसी को भी मान सकते हैं। तो हम यहां पर देख सकते हैं आधार कितना आ रहा है, त्रिभुज बन रहा है, एक आधार आ रहा है 4 मीटर।
इसी तरीके से लंब देखें, लंब कितना आ रहा है 3 मीटर, और कर्ण हमें ज्ञात करना है, हमें पता ही नहीं है। अगर हम कर्ण निकाल ले तो हमारा विस्थापन आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है कर्ण का निकालने का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर किया, प्लस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर किया, 4 चौक 16 और 3 तिया 9 बराबर आए 25। तो कर्ण हमारा आ रहा है एडी, तो एडी स्क्वायर बराबर आया 25। कितना आ रहा है 25। एडी स्क्वायर आ रहा है 25, या डीए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो हमें एडी या डीए निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √25। और रूट निकालते हैं जब 25 का, तो कितना आता है 5, तो एडी बराबर आ गया 5 मीटर। तो ये जो डी ए या एडी है इसकी लेंथ कितनी आ जाती है 5 मीटर। तो ये आ गया 5 मीटर। तो हम यहां पर विस्थापन का मान बता सकते हैं एडी के या डीए के बराबर। तो विस्थापन कितना आ जाता है बच्चों 5 मीटर। नोट कर लीजिए इसे, मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है ये कि किस तरीके से हम विस्थापन निकाल सकते हैं न्यूनतम दूरी के रूप में। बच्चों अभी वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।